अच्छा जनाब, पहले मुझे ये बताएं एनीवन के अगर कोई पर्टिकुलर क्यूरी है किसी की तो वी विल डील विद दैट क्यूरी, चैप्टर 4 बैंडिंग। और अगर नहीं है तो आई विल क्विकली गो थ्रू द चैप्टर 4 इन दिस इंटरेक्टिव सेशन और फिर हम देखेंगे कि हाउ टू कंटिन्यू विद दिस वन, राइट? एनी पर्टिकुलर क्यूरी किसी बच्चे की हो तो वी कैन डिस्कस, ही कैन आस्क, ही और शी कैन आस्क। हेलो, उजैर, यस सर। यार अभी आवाज आ रही है, कोई मसला तो नहीं है? सर अभी तक मुझे किसी का मैसेज तो नहीं आया कि कोई मसला हो। वैसे सारों ने अच्छा, मैसेज ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। तो अभी फिर किसी की क्यूरी लगता है मुझे नहीं है इस वक्त। ओके सर। अपेरेंटली तो मैंने अब कहा है सबको कि जी अगर किसी की क्यूरी है तो बता दें, सर वो अदरवाइज कह रहे हैं अनम्यूट कर दें जरा। अनम्यूट तो मैंने सबको किया हुआ यार, तो चैट में कह रहे हैं कि अनम्यूट कर दें जरा। मैंने कर दिए। यस सर, ये मेरा म्यूट था सर। अच्छा, अब सब यस अनम्यूट है सर। मेरी तरफ से, ठीक है? यस ओके सर। सर। सर अब कोई इसमें यस सर, इसमें आपने स्लाइड 4 थी सर, जो वीडियो लेक्चर है उसमें सर आपने बताया जब हम बैंड करते हैं सर पैरेलल लाइंस होती हैं और वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो सर जो वर्टिकल लाइन है वो आपने कहा वो बैंड हो जाती हैं सर। तो बिल्कुल जो तो सर जो पैरेलल लाइन है जब एक खास लिमिट की तक हम उसको बैंड करेंगे तो सर वो भी नहीं हो जाएंगी बैंड, मतलब वो पैरेलल तो फिर नहीं रहेगी ना, थोड़ी वो नहीं बैंडिंग रहेगी, में आएगी। बिल्कुल जो नहीं, देखो पैरेलल तो वो हमेशा रहेगी। आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, सर्कल के ऊपर जितनी भी लाइनें लगाओगे दैट विल बी अल्टीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ठीक सर। है? सर्कल ही बनेगा ना बाय द एंड ऑफ डे। आप इस स्लाइड की बात कर रहे हो ना, ये स्लाइड शेयर में, यस सर। ठीक है? ये अब मैं सर अगर यस इसको सर। बेंड करना शुरू कर दूं तो बाय द एंड ऑफ डे इट विल बी अ सर्कुलर, ठीक सर। ठीक है ना? सारी ये जो लाइंस नजर आ रही हैं आपको, ये वाली पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये सर्कुलर ही रहेगी और ये पैरेलल ही रहेगी एक दूसरे के। सर सर इसमें आपने कहा था कि जो एक्स एक्सिस पे यानी कि एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आ रहा सर, यानी कि तो वर्टिकल लाइन में चेंज आ रहा है, हाँ, लेकिन सर इधर सर वो समझ नहीं आया था सर थोड़ा कि आप किस सेंस में बात देखो कर रहे मैं हैं इस सिर्फ चीज की। बेंडिंग में मेरी जो पॉइंट है वो ये है, जो समझने वाला पॉइंट है, दैट इज कि जो आपकी पैरेलल लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल, दीज लाइंस, ठीक है, जी जो कि सर। यहां पे जी नजर सर। आ रही है नीचे, ठीक है, जी दीज सर। आर हॉरिजॉन्टल लाइंस along the axis of the shaft or ठीक the beam, और ये वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है सर। ठीक है? मैंने ये कहा है कि जिस वक्त बेंडिंग होती है तो तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है? ठीक है सर। जबकि जो ठीक है सर। वर्टिकल लाइंस हैं दे आर नो मोर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक हो गया सर। ये जो समझ नजर आ आ गया रही सर। है, ठीक है? ठीक है। अल्टीमेटली ये कहीं जाके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रही होगी जिसको बाय द एंड ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे होते हैं। ये सारी की सारी लाइंस, ये सारी की सारी लाइंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही होगी जो कि जनरली सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है ना? जो कि रेडियस ठीक ऑफ है सर। कर्वेचर होता है। ठीक हो गया। गॉट इट? तो यस सर। मैंने सिर्फ बेंडिंग में इतनी चीजें हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है दे विल रिमेन पैरेलल, वर्टिकल लाइंस उनमें बेसिकली डिफॉर्मेशन आएगी। अब देखो ऊपर वाली जो सरफेस है वो शॉर्टर इन लेंथ है, नीचे वाली जो सरफेस है दैट इज लार्जर इन लेंथ, बिकॉज नीचे टेंसाइल फोर्स है, ऊपर कंप्रेसिव फोर्स है। तो देयर जी इज सर। अ डिफॉर्मेशन, और ये डिफॉर्मेशन बेसिकली एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं है, ये चेंज इन लेंथ की डिफॉर्मेशन है। ऊपर वाली लेंथ छोटी हो रही है, नीचे वाली लेंथ बड़ी हो रही है, और जिस वक्त लेंथ छोटी या बड़ी हो रही होती है तो हम उसको किससे एसोसिएट करते हैं? नॉर्मल स्ट्रेन से एसोसिएट करते हैं, एप्सिलॉन से एसोसिएट करते हैं, ठीक है? तो इसी वजह से यस सर। बेंडिंग में हम हमेशा
सिग्मा और एप्सिलॉन की बात करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन ही की बात हो रही होती है, जो कि बाय द एंड ऑफ डे हमने फिर आगे कैलकुलेट किया। क्लियर? ठीक है सर। इसके अलावा सर एक और क्यूरी थी सर, वो जब हम मोमेंट अप्लाई करते हैं सर, तो वाई डायरेक्शन में मोमेंट जीरो, यानी कि सर वाई डायरेक्शन में सर मोमेंट जीरो हो जाता है सर। सर जीरो जी नहीं एक्सिस में होता, सर वो देखो जीरो नहीं होता। मोमेंट बेसिकली आप अप्लाई कर रहे होते हो, 3 मोमेंट्स अप्लाई हो रहे होते हैं। अब मेरी बात समझो, 3 मोमेंट्स अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है? एक मोमेंट टॉर्क कॉज कर रहा होता है, यस सर, ठीक है, और 2 मोमेंट जो है वो एम वाई और एम जी होते हैं, जो कि बेंडिंग कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है? जिस वक्त एम जी आता है तो ये बेंडिंग की शेप आती है जो आपको नजर आ रही है, ठीक है? बिल्कुल सर, ठीक। या दूसरे लफ्जों में ये शेप आ रही है आपको नजर, ठीक है? जिस वक्त एम जी होता है, मोमेंट अबाउट जी एक्सेस होता है, ठीक है? और जिस वक्त मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस होगा, मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस होगा, तो इसको आप 90 डिग्री पे ले जाओ, ठीक है? तो बेसिकली बेंडिंग जो हो रही होगी दैट विल बी व्हेन एम वाई विल बी देयर, तो बेंडिंग विल बी इन एक्स जी प्लेन। और जिस वक्त एम जी होगा, मोमेंट अबाउट जी होगा, तो बेंडिंग विल बी इन एक्स वाई, एक्स वाई प्लेन। यस गॉट इट? यस सर। चल गुड। और कोई पॉइंट? सेंट्रॉइड की समझ आ गई है? कैलकुलेशन सेंट्रॉइड की कैलकुलेट करने का समझ आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट द सेंट्रॉइड? यस सर सर। उसको रिपीट कर दें थोड़ा सा अगर आप। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? दिस इज द वन लाइक सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में क्या है? सेंट्रॉइड में आप सबसे पहले एक रेफरेंस एक्सिस लेते हो इस पर्टिकुलर शेप में, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये मैंने एट द बॉटम ऑफ द शेप रखा है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली इसको किया 3 हिस्सों में डिवाइड। पहला A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है। एरिया A1 का है H1B1 जो यहां लिखा हुआ है, एरिया A2 का है H2B2, ठीक है, और एरिया A3 का है H3B3, राइट? सेंट्रॉइड कहां पे होगा? क्योंकि दीज आर द रेगुलर रेक्टेंगुलर शेप और द स्क्वायर शेप, ठीक है? तो सेंट्रॉइड हमेशा शेप के सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। तो A1 का सेंट्रॉइड ये डॉट नजर आ रहा है, ये कहां पे है? सेंटर में है, तो ये हाफ ऑफ द H1 के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, राइट? विद दिस रेफरेंस की बात हो रही है, वाई और एक्स रेफरेंस की बात हो रही है, रेफरेंस, ठीक है? एक्स वाई रेफरेंस से ये 0.5 H1 पे होगा, ये कितने पे होगा? H1 प्लस 0.5 H2, ठीक है? ये लोकेशन एक्स वाई रेफरेंस प्लेन से, और एक्स वाई रेफरेंस प्लेन से ये कहां पे होगी? H1 प्लस H2 हाफ ऑफ द H3, ठीक है? और बाय द एंड ऑफ डे मैं एरिया को और सेंट्रॉइड की पोजीशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। पूरी शेप के तमाम एरिया इनटू सेंट्रॉइड का सम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ऑल शेप्स, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द ऑल शेप्स। जिस वक्त मैं डिवाइड करूंगा, आई विल एंड अप विद द सेंट्रॉइड ऑफ दैट पर्टिकुलर होल शेप। अभी मैंने 3 शेप्स का अलग-अलग कैलकुलेट करके सम किया है, एरिया अलग-अलग कैलकुलेट करके सम किया, दोनों को डिवाइड किया, ठीक है? और फिर मैंने y बार निकाला है जो कि सेंट्रॉइड ऑफ द होल शेप होगा। और ऑब्वियसली जिस वक्त आप कैलकुलेट करोगे यू विल सी कि इसका सेंट्रॉइड ये होगा, क्योंकि शेप यूनिफॉर्म है अबाउट दिस एक्सिस। तो A2 जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन आपको नजर आ रही है, दिस विल बी द सेंट्रॉइड ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप, ठीक है? आगे जिस वक्त हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल जो सॉल्व की है उसमें ये ज्यादा बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो रहा है, जहां पे हमने बकायदा इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है? इनिशियली क्लियर होगी ये चीज कि हाउ टू कैलकुलेट द सेंट्रॉइड? हाँ भाई, वो क्या हो गया, चुप हो गए सारी? सर हेलो? सारे देख रहे हैं हो क्या रहा है। अच्छा, इसमें यार होने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है?
एग्जाम्पल पे चले, ठीक है सर, एग्जाम्पल पे चलते हैं ठीक ना, है जाके सर। एग्जाम्पल्स में आप ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ लो इसको, बेहतर तरीके से आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इसके अंदर सेंट्रॉइड देखो, जितनी भी रेगुलर शेप होती है ना, रेक्टेंगल शेप हो गई, आई शेप हो गई, एच शेप हो गई, ठीक है, ये बेसिकली रेगुलर शेप्स होती है। और रेगुलर शेप जो भी होगी उसका सेंट्रॉइड जनरली सेंटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेक्टेंगल शेप, इसका सेंट्रॉइड सेंटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सेंटर कैलकुलेट करना तो कोई मसला नहीं है ना, अगर 2.5 के ऊपर 2.5 इंच की ये लेंथ है तो इसका सेंटर जो होगा इट विल बी एट 1.25, ठीक है, जहां पे सेंट्रॉइड एग्जिस्ट कर रहा होगा। हमने सेंट्रॉइड किधर कैलकुलेट किया था? हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया था रेगुलर, एक इरेगुलर शेप का। यहाँ पे देखो हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया है वाई बार का, वाई बार 4r/3π। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है फॉर अ सेमी सर्कल। जब भी आपने सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड निकालना है, क्योंकि सेमी सर्कल इज अगेन यूनिफॉर्म शेप, तो आप इस फार्मूले को रखोगे और यू विल कैलकुलेट 5.093 मिलीमीटर, जो कि सेंट्रॉइड की लोकेशन होगी। डिफरेंट सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? ये भी अब एक रेगुलर शेप है, देखो दिस इज अ रेगुलर रेक्टेंगल शेप, इसका भी सेंट्रॉइड सी सेंटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। आप सी कैलकुलेट करोगे, इसका सेंटर 2.5 के ऊपर इसका सेंट्रॉइड एग्जिस्ट कर रहा होगा। दिस इज नॉट अ रेगुलर शेप, ठीक है, ये टी इज नॉट अ रेगुलर शेप। देखो, या तो इसके नीचे मैं इसको आई बीम बना दूं, यहाँ पे एक और इस तरह का वेब बना दूं, तो आई बीम का जो होगा सेंट्रॉइड वो सेंटर में होगा, यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन चूंकि अब ये डिफरेंट शेप है, ये इस ऊपर से ये बड़ी रेक्टेंगल है, नीचे से छोटी रेक्टेंगल है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका सेंट्रॉइड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सेंट्रॉइड हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? इसका सेंट्रॉइड वही फार्मूला होगा, ये अब यहाँ पे हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? दो एरियाज है, 1 का एरिया है, 2 का एरिया है। दिस इज द एरिया ऑफ 1, दिस इज द एरिया ऑफ 2। क्योंकि ये जो 1 रेक्टेंगल है, ये एक रेगुलर शेप है रेक्टेंगल, 2 इज अगेन अ रेगुलर शेप, तो इनके सेंट्रॉइड जो होंगे वो सेंटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनके सेंटर जो है वो सेंटर, इसका सेंट्रॉइड इस पर्टिकुलर एरिया 1 का सेंट्रॉइड सेंटर में होगा, एरिया 2 का सेंट्रॉइड सेंटर में होगा, जो कि यहाँ पे 50 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये y1 है, ये y2 है। देखो ये इसकी ये लेंथ हाइट जो है 40 है, इसकी हाइट 20 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था रेफरेंस एक्सिस अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये बेसिकली आपके पास 40 ये आएगा प्लस 10 इसका आएगा, हाफ ऑफ दैट, तो ये 50 आ जाएगा। 2 जो एरिया है इसका सेंट्रॉइड सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करेगा और 40 का हाफ होगा, दैट विल बी 2, ठीक है। तो इस शेप 2 की शेप का सेंट्रॉइड 20 में आ गया। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, सम ऑफ एरियाज लिए, सम ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द इंडिविजुअल शेप मल्टीप्लाइड बाय द सेट ऑफ बाय द इंडिविजुअल एरियाज, और इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो 38 मिलीमीटर निकला लोकेशन ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस टी शेप, जो कि ये यहाँ पे, अब देखो ये सी इसने यहाँ पे शिफ्ट किया, इट इज अ लिटिल बिट बिलो देन दिस लाइन, ये जो लाइन नजर आ रही है, क्योंकि ये लाइन 40 पे आ रही है नीचे से, तो उसने क्योंकि 38 पे सेंट्रॉइड को रखना है तो उसने थोड़ा सा नीचे सी को सरका के एक डॉट लगा दिया, जो कि सी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 38 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ दिस। और अब ऊपर वाला कितना रह जाएगा? ऊपर वाला रह जाएगा 22, ठीक है। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ द सेंट्रॉइड। नाउ यू विल कैलकुलेट एवरीथिंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड कैलकुलेट हो गया। अब सेंट्रॉइड इज नॉट एट द सेंटर, ठीक है। तो हमने बेसिकली हर शेप का पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू हमने हर शेप का आई निकालना है, और उन आईज को हम आपस में एड अप कर देंगे जितनी भी शेप्स हों, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? 1/12 BH³ प्लस 1800, ठीक है, 1800 A एरिया ऑफ दैट शेप, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड द होल शेप, और ये मेरे पास सेंट्रॉइड ऑफ द 1 शेप है, ये सेंट्रॉइड ऑफ द होल शेप है, ये सेंट्रॉइड ऑफ द शेप 2 है। तो अगर ये 38 है, ठीक है, तो ये कितना बचेगा? अगर ये टोटल 40 था तो ये 38 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 12 ही बचेगा ना, 18 ही बचेगा ना, ठीक है। और इसी तरह इस सेंट्रॉइड के रेफरेंस ये कितना होगा?
2 का डिफरेंस है और 10 इसका सेंटर में से हाफ ऑफ दैट, तो ये 12 सेंटीमीटर 12 मिलीमीटर पे आ जाएगा। तो आप 12 का स्क्वायर ले लोगे। फॉर शेप 2 यू विल गो फॉर द 18 स्क्वायर और उसका एरिया, और यू विल कैलकुलेट आई। अब ये y बार, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस टी शेप, and this I is the moment, second moment of area or the moment of inertia of this whole shape. तो this is the application of the parallel axis theorem। तो जिस वक्त आपका सेंट्रॉइड जो है वो सेंटर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता और वो किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा होता है अदर देन सेंटर, ठीक है, तो यू हैव टू अप्लाई दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप। ठीक है, फिर बाकी आपने उसके बाद सिग्मा है, सिग्मा ए है, सिग्मा एम है, ठीक है, और आपने बाकी कैलकुलेट की ये चीजें उसी तरह, ठीक है, और फिर आपका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसके लिहाज से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेटर कि आप इसको जरा दोबारा देखो, और इन केस के अगर कोई मसला आता है, ठीक है, तो देन वी कैन डिस्कस। ठीक है जनाब, चलें जी, सारे अब अनम्यूटेड हैं, जिसको भी कोई क्वेश्चन है तो वी कैन। एनी क्वेश्चन? कुछ ने रेज हैंड किए थे, वो मैं सर अगर मटेरियल की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी तो ये मैटर नहीं करता ना कि ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ है, वो बेंड तो उसी पॉइंट से होगा ना जहाँ पे कम डेंसिटी है। दोबारा बोलो, डेंसिटी का क्या ताल्लुक आ गया इससे? देखो ये मैंने एक दफा देखो इस वक्त हम ये सारी चीजें ले रहे होते हैं तो एक assumption हम ले रहे होते हैं होमोजेनियस मटेरियल की। ये मैंने फिजिकल क्लास में भी तुम्हें एक बात बताई थी, याद है कि मैंने कहा था कि मॉम के अंदर जो assumptions हैं वो assumption ये है कि मटेरियल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि जो मटेरियल है, मटेरियल की डेंसिटी अक्रॉस द बोर्ड assumption इज कि वो हमेशा सेम है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मटेरियल के अंदर डेंसिटीज सेम ही होती हैं। फर्क सिर्फ वहां पे आ रहा होता है जहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ रहा होता है और उसकी वजह से फॉर एग्जांपल वॉइड्स आ गए, एयर ब्लोज आ गए, बबल्स आ गए, ठीक है, तो वहां पे आपकी डेंसिटी जरा डिफरेंट हो जाती है और वो वीकर पार्ट होता है। जिस वक्त बॉडी स्ट्रेस लेती है वो स्टेट डेवलप होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आया हुआ है किसी भी वजह से, ठीक है, वहां से उसके फेलियर का चांस मैक्सिमम होता है। ठीक है, लेकिन जो शेप है अगर वो बेंड हो रहा है और वो एक्स जी प्लेन में या एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो बेंडिंग अपनी जगह पे हो रही, अपनी ही शेप में हो रही है। फर्क सिर्फ ये हो रहा है कि जिस वक्त बेंडिंग की वजह से स्ट्रेसेस आ रहे होंगे, स्ट्रेसेस उस वीकर जगह पे ज्यादा लीथल होंगे एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्गर वन। ठीक है, तो शेप अगर ये मैं क्वेश्चन इज अ वैलिड क्वेश्चन, अगर मैं इसको नॉन होमोजेनियस मटेरियल पे ले जाऊंगा समहाउ कि देयर इज सम फॉल्ट और डेंसिटी के अंदर फर्क आ रहा है, ठीक है, शेप में कोई फर्क नहीं होगा। अगर बेंडिंग होगी तो वो पॉजिटिव बेंडिंग या नेगेटिव बेंडिंग हो रही होगी, ठीक है, फर्क सिर्फ ये हो रहा होगा कि उस पर्टिकुलर इसी वजह से फेलियर कभी भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं हो रहे होते, फेलियर हमेशा वीकर पॉइंट पे हो रहा होता है कि उस पूरे मटेरियल में जो वीकेस्ट जगह है वहां पे फेलियर होगा, क्योंकि वो जगह विल नो मोर बी एबल टू बियर द स्ट्रेसेस। ठीक है, ये चीजें आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जब हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। Any other question? बोलो भाई। सर इसमें जो सेंट्रॉइड निकालने के लिए सर जो एक्सेस हम लेते हैं वो सर हम क्या चेंज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, कहीं और मूव कर सकते हैं जो ओरिजिन है इसका? देखो जनरली तो आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैसेज आपको पता होता है, मेंशन होता है आपका जो है ना कि पर्टिकुलर एक्सेस कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको शेयर करूं, अगेन हम इस पे ही जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रॉइड है दैट इज द लोकेशन जहाँ पे आपका वो आ रहा है। एक और क्वेश्चन हमने किया था, ये देखो यहाँ पे भी एक्सेस मेंशन है, एक्स वाई जी मेंशन है, ठीक है, मूवमेंट अबाउट जी है, एक्स वाई के अगेंस्ट बेसिकली आपकी आ रही होगी,
इसमें भी देखो मेंशन है, ठीक है। अगर तो मेंशन नहीं है, if that is not mentioned, तो then you can put access anywhere generally। लेकिन जनरली जो आपका एक्सेस होता है या जो रेफरेंस एक्सेस आपको प्लेस करते हो उसको सेंट्रॉइड पे प्लेस करते हो, क्योंकि सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है? सेंट्रॉइड इज एट द न्यूट्रल एक्सेस जनरली, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सेस पे स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स हमेशा जीरो होते हैं, ठीक है। हमने एक स्लाइड देखी थी शुरू में जिसमें आपने कहा था दिस वन, ठीक है, कि YDA इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, और फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया डिफाइंस द सेंट्रॉइड, और वो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इज इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रॉइड। सो न्यूट्रल एक्सिस इज जस्ट द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, ठीक है, मींस कि सेंट्रॉइड न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर स्ट्रेसेस हमेशा 0 होते हैं। इसी वजह से हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमारा जो एक्सिस एग्जिस्ट करे वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर या सेंट्रॉइड के ऊपर एग्जिस्ट करे, वहां से हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है। जो डिफरेंट लेंथ्स हमने कैलकुलेट करनी होती है, वाई या सी जिसको हम बोलते हैं, दैट न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंसेस। तो ये बाकी अगर कहीं पे आपको ये रेफरेंस एक्सिस नहीं दिया हुआ तो यू कैन प्लेस एनीवेयर, बाय द एंड ऑफ डे यू विल एंड अप विद द सेम आंसर, ठीक है। तो आप बेसिकली लेकिन जो प्रेफरेबल पोजीशन है सेंट्रॉइड की या रेफरेंस एक्सिस की, दैट शुड बी ऑन द सेंट्रॉइड। ठीक है सर। कितनों ने पढ़ा था ये चैप्टर बाय द वे? पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा? सर सारा तो नहीं पढ़ा, कभी थोड़ा कभी बहुत ही कुछ किया सवालों का मैंने। जवाब खामोशी है। खामोशी 1000 नेमत है। नहीं, लेकिन बहरहाल मुझे क्वेश्चंस से लग रहा है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है। एनीवेज बहरहाल ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। एनी अदर क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की समझ आ गई थी या इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं दोबारा? और कोई फरमाइश ही कर दो। अच्छा, तमाम लोग जो इस वक्त हैं, अच्छा 26 पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त, सारे के सारे जिन्होंने अपनी वो चैट के अंदर वो नहीं लगाई अटेंडेंस, तो काइंडली बस वो अटेंडेंस लगा लें, ठीक है। वो जो हाय बोलना था चैट में जो है वो हेलो हाय कर दें ताकि आपका वो आ जाए जो भी रिकॉर्ड के लिए कौन कौन आ रहा है। अच्छा बताओ फिर अब क्या करना है बाकी टाइम, या मैं रिपीट कर दूं क्विकली? हेलो, सर हमारे मिड्स होंगे या नहीं होंगे? मिड्स नहीं होंगे। फाइनल में फिर कोर्स पूरा ही होगा सर? हाँ फाइनल्स में फिर कोर्स पूरा ही होगा? यार, बात जिस तरह तुमने अभी थोड़ी देर पहले किसने कहा था ना, खामोशी 1000 नेमत है, ठीक है। तो कुछ चीजों के ऊपर खामोश हो जाना भी बेहतर होता है, ठीक है ना। मैं बार बार एक बात करता हूँ, मैंने सियास के साथ भी हमेशा एक ही बात की है कि बेटा हमारी फेवर्स आपके साथ है, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना आपको फैसिलिटेट कर सकें, ठीक है। तो लिहाजा अपनी जान को बिला वजह जो है ना इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के उसमें ना डालो, ठीक है।
तो विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि क्या चीजें चल रही हैं और किस तरह चल रही हैं, ठीक है। तो इसमें सब अच्छा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर वाफिक रखे, ठीक है। क्योंकि सर अभी यूनिवर्सिटी ओपन है या बंद है? क्या सर यूनिवर्सिटी ओपन है या बंद है? यूनिवर्सिटी तो बंद है, जारी बात है। यूनिवर्सिटी तो अभी मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी नियर फ्यूचर में खुलने का कोई चांस होगा। ठीक है, 1 जून को क्या लगता है सर, ओपन हो जाएगा नहीं? काम मुश्किल लगता है मुझे, तो मुश्किल लगता है जो हालात जा रहे हैं ना इस वक्त, मुझे तो मुश्किल लगता है, सीधी सी बात है। दुआ करो कि हो जाए ओपन, ताकि ये जो अनसर्टेनिटी है ना ये निकल जाए हमारी, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला बस खैर वाफिक रखे, सब बेहतर हो जो भी हो। अदरवाइज चीजें जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं जा रही ओवरऑल कंडीशंस के लिहाज से, ठीक है। अच्छा चले जनाब, हम यूं करते हैं कि इसको डिस्कस कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं 4.14 को, ठीक है जनाब। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, क्या जनाब वो पूछ क्या रहा है? Knowing that a beam of the cross section shown is bent about the horizontal axis and the bending moment is 50 inch, ठीक है। Determine the total force acting on top flange, this flange, and on the shaded portion of the web, ये lower portion जो आपका आ रहा है, ठीक है। अब this is a regular shape, ठीक है। रेगुलर शेप में सेंट्रॉइड इस पूरी शेप के सेंटर में ही एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज द सेंट्रॉइड, उसने बताया हुआ है, दिस इज द सेंट्रॉइड, ठीक है ना। अच्छा, उसने हाइट्स दी हुई हैं, लेंथ्स दी हुई हैं, ठीक है। तो यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ऑल दीज शेप्स। वो क्या कर रहा है बेसिकली, पहले उसने थोड़ी सी ये मैथमेटिक्स की है। df इज इक्वल टू सिग्मा dA, सिग्मा x वी नो माइनस m/i ओवर i होता है इनटू dA, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल एरिया dA, राइट। अब अगर मैंने तमाम कंप्लीट फुल फोर्स निकालनी है फुल एरिया के ऊपर, तो आई विल गो फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ दैट, ठीक है। ये मैंने इंटेग्रल किया, इंटेग्रल करने के बाद मैं फाइनली इस एक्सप्रेशन पे आया, माइनस m ओवर i y a, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमने पीछे भी एक जगह पर ड्राइव किया है स्लाइड्स के अंदर। हमें क्या क्या चाहिए, हमें मोमेंट चाहिए, मोमेंट हमें गिवन है दैट इज 50 इंच का, ठीक है। आई हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आई किस तरह कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द कंप्लीट शेप। अगर मैं इस पूरी कंप्लीट शेप को एक स्केयर बना दूं 7/6 इंच का, और उसमें से ये पार्ट और ये वाला पार्ट निकाल दूं, ठीक है, जो कि 4/4 इंच का है मेरे पास, तो आई विल एंड अप विद द आई ऑफ दिस आई शेप, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया 150.17 इंच रेज़ पावर 4। मोमेंट मेरे पास 50 इंच का है, ठीक है। सिंस इट इज अ रेगुलर शेप और सेंट्रॉइड इसके सेंटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरा एक्सिस भी वहीं पे एक्सिस्ट कर रहा है, रेफरेंस एक्सिस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ द फ्लैंज इज नोन, 1.5/6 इंचेस विल बी द एरिया ऑफ दिस, ठीक है, जो कि 9 इंच स्क्वायर आ जाएगा। वाई बार क्या आएगा, वाई बार आएगा बेसिकली मेरे पास यहां से लेके ये टोटल 4 इंच है, अगर ये इसके सेंटर में है तो इट शुड बी एट 2 इंच, 2 इंच प्लस इस शेप का सेंट्रॉइड यहां पे एग्जिस्ट करेगा सेंटर ऑफ द शेप के अंदर, विच इज 0.75, तो 2 प्लस 0.75 विल बी 2.75 इस पर्टिकुलर शेप का सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। ये इस शेप यहां तक जो डिस्टेंस आपके पास आएगा, ठीक है, 2.75। तो f यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे बाय पुटिंग दिस एरिया y बार m ओवर i, तो 8.24 किप्स पर सेकंड आ जाएगा, किप्स आ जाएगा फोर्स, ठीक है। दूसरा वो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि जी ये जो वेब का ये वाला पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, इसको आप कैलकुलेट कर लें, इसका आप मुझे फोर्स कैलकुलेट करके दें। फर्क सिर्फ क्या आएगा, फर्क इसका एरिया डिफरेंट है, एरिया इज 2 इंच बाय 2 इंच, ठीक है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2 इंच है, जो कि इट इज हाफ, ठीक है। तो 4 इंच स्क्वायर हमारे पास डिस्टेंस एरिया आ जाएगा। वाई बार क्या आएगा,
y bar of this particular shape will be from centroid to the center of this one, ठीक है, that will be 1. तो f हमारे पास 1.322 किप्स आ जाएगा, जो कि हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी इस पर्टिकुलर एरिया में, और ये हमारे पास आ जाएगी 8.24 किप्स फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम 4.14 है, असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दे दी है ऑलरेडी, ठीक है, उसको जरा ध्यान से कर लीजिएगा जो असाइनमेंट है। फिर हम नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे कि एक क्विज ले लें जो कि चैप्टर 3 से होगा, टॉर्जन के उससे टॉपिक से, ठीक है, एंड देन वी कैन गो अहेड अकॉर्डिंगली कि आप उसको किस तरह लेके चलते हैं, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? आज ही कम था। अगर नहीं है तो देन डेफिनेटली वी कैन एंड आवर सेशन। ठीक है जनाब, चले, अगर कोई क्यूरी हो तो यू कैन पोज दैट क्यूरी ऑन द व्हाट्सएप एज वेल, ठीक है, और हम उसको अकॉर्डिंगली फिर देख लेंगे कि हमने क्या करना है, राइट जनाब। आज तो नहीं, कल, आज या शायद कल मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर जो है अपना, स्लाइड्स मैंने चैप्टर 5 की अपलोड कर दी है, वो आप देख लीजिएगा। इसमें हम बेसिकली बैंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे, और उसका थ्योरेटिकल पार्ट तो काफी थोड़ा है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट यही चीजें जो आपने कर ली है, ठीक है, तो हम उसको मैथमेटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंगली लेके चलते हैं चीजों को, अल्लाह ताला खैर वाफिक रखे, ठीक है जनाब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल, और स्टे सेफ, स्टे एट होम, अल्लाह ताला खैर वाफिक रखे और आपको हर वक्त मुसीबत से बचाए, आपको और आपकी फैमिलीज को, ठीक है जनाब। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।